अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपने एक छोटा सोलर सिस्टम लगवाना है या फिर आप अपने पुराने डीसी सिस्टम को एक सोलर सिस्टम में अपग्रेड करवाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम तीन किस्म के सिस्टम की बात करेंगे। एक होता है इन्वर्टर सिस्टम, एक होता है यूपीएस सोलर सिस्टम और तीसरा सिस्टम जो है वो है डीसी सिस्टम, सोलर डीसी सिस्टम। सबसे पहले हम इसमें इन्वर्टर सिस्टम की बात करते हैं। तीनों सिस्टम जो हैं इनके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इन्वर्टर सिस्टम के एडवांटेजेस देखते हैं और डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं। इन्वर्टर सिस्टम के लिए आपको काफ़ी पैसे चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसके लिए आपके पास कम से कम 1.5 लाख रुपए का बजट होना चाहिए। 1.5 लाख रुपए का कम से कम बजट हो, जिसमें आपको एक इन्वर्टर 50-60 हज़ार का परचेज़ करना है, 50-60 हज़ार की बैटरी परचेज़ करनी है और तकरीबन 50 हज़ार का ही आपने एक सोलर पैनल 45-50 हज़ार का परचेज़ करना है। इसमें वो वायरिंग वगैरह और एक्सेसरीज़ जो होती हैं, ब्रेकर्स और स्टैंड वगैरह, ये सारी चीज़ें डाल के तकरीबन 1.5 लाख में आप एक सोलर पैनल वाला सिस्टम चला सकते हैं। यानी कि एक 545 वाट का सोलर पैनल अगर आप लगाते हैं तो आप उसके ऊपर तकरीबन 3 से 4 पंखे चला सकते हैं। एसी फैन, डीसी फैन अगर आपने चलाने हैं तो फिर आप 7-8 एसी डीसी फैन जो सीलिंग फैन होते हैं वो चला सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस इन्वर्टर सिस्टम में एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो इसमें ये होगा कि आपको सबसे पहले बजट ज़्यादा चाहिए। यानी कि इस सिस्टम में बाकी बैटरी तो हर सिस्टम में परचेज़ करनी पड़ती है, प्लेट भी आपको परचेज़ करनी पड़ेगी हर सिस्टम में, तीनों सिस्टम में। और जो नई चीज़ आई है वो इन्वर्टर है। यानी इन्वर्टर के ऊपर 50, 55 या 60 हज़ार जो आपने लगाना है, एक अच्छा इन्वर्टर जो छोटा है 1500 वाट यानी 1.5 किलोवाट। तो ये इन्वर्टर जब आपने परचेज़ करना है तो इसके लिए आपको अच्छा खासा बजट चाहिए। तो ये 50-60 हज़ार आपका एक्स्ट्रा लगेगा। तो इसमें सबसे जो बड़ा नुकसान है वो बजट का है। दूसरा नुकसान इसका क्या है, इसमें बैकअप कम मिलता है। इसकी क्या रीज़न है, बैकअप क्यों कम मिलता है? इसकी रीज़न ये है, कोई भी इन्वर्टर है वो अच्छा है, हल्का है, जितनी भी टॉप क्वालिटी का है या लो क्वालिटी का है, वो सब के सब इन्वर्टर जो होते हैं इस हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि बैटरी को ख़राब ना करें। सबसे पहले जो बैटरी को ख़राब चीज़ करती है वो ये है कि आप बैटरी को, किसी भी बैटरी को टोटली डिस्चार्ज करते हैं और उसको फिर ओवरचार्ज करते हैं। जैसे बैटरी ओवरचार्ज करने से ख़राब होती है उसी तरह बैटरी डीपली डिस्चार्ज करने से भी ख़राब होती है। यानी कि बैटरी को जब हम 10 वोल्ट तक डिस्चार्ज करते हैं, वो बैटरी हमारी जो साइंस है वो कहती है कि बैटरी अब 0 हो गई है, इसको मज़ीद डिस्चार्ज ना करें। इसको अगर डिस्चार्ज करेंगे तो बैटरी की लाइफ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जबकि हम प्रैक्टिकल जब हम चेक करते हैं तो बैटरी जब 10 वोल्ट पे आती है, 9.9 या 9.8 या फिर 10 वोल्ट तक जब बैटरी आती है तो बैटरी के अंदर अभी भी काफ़ी चार्ज मौजूद होता है। तकरीबन 40% अपनी टोटल कैपेसिटी का उसके अंदर चार्ज मौजूद होता है। इस चार्ज को हमारा इन्वर्टर सिस्टम यूज़ नहीं करता, इसलिए जब बैटरी दोबारा से चार्ज होती है इसी 40% से ऊपर उसको चार्ज करना शुरू किया जाता है, 30 या 40%, ठीक है। और ये अच्छी खासी अमाउंट होती है चार्ज की। इसकी वजह से अगर आपकी एक बैटरी है, आपका एक सिलेक्टेड लोड है, उसके ऊपर आपकी बैटरी बैकअप मिल रहा है 3 घंटे इन्वर्टर के ऊपर, तो यही आपको बैटरी बैकअप मिलेगा अगर आप दूसरा सिस्टम लगाते हैं जिसमें एक देसी यूपीएस, जो कि घोटकी मेड यूपीएस, क्योंकि घोटकी में इसकी पहले फैक्ट्री होती थी और इस वहाँ से ये इन्वर्टर्स बन के आते थे। आजकल तो ये हर गांव हर शहर में ये तैयार हो रहे हैं और इसकी किटें आपको बनी बनाई बाज़ार से मिल जाती हैं। एक ट्रांसफार्मर मिल जाता है, उसको आप खुद ही जोड़ लेते हैं मॉड्यूल के साथ और आपके पास एक ज़बरदस्त किस्म का एक बन जाता है। तकरीबन 1 घंटे का काम है, आप खुद भी ये तैयार कर सकते हैं देसी यूपीएस, जो कि 20-25 हज़ार या फिर आजकल महंगाई की वजह से 30-35 हज़ार उसकी जो प्राइस है एक छोटे यूपीएस की सिंगल बैटरी पे चलने वाले की हो चुकी है, क्योंकि उसके अंदर कॉपर का जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें आपको पुराने भी मिल जाते हैं आजकल यूज़ में, 10-12 हज़ार का, 8 हज़ार का, 15 हज़ार का, 16 हज़ार का आराम से मिल जाता है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में। और जो पुराने बने हुए थे उनमें ट्रांसफार्मर भी बड़ी जो हैवी वेट ट्रांसफार्मर थे, कॉपर भी ज़्यादा होता है और बैटरी चार्जिंग उनकी कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। 20-25 एम्पेयर, 15 एम्पेयर से बैटरी ईजिली चार्ज हो रही होती है। और इसमें जो है मैं आपको बता रहा था कि एक तो आपको जो देसी यूपीएस है, जो यूपीएस सोलर सिस्टम है,
इसमें आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा मिलता है। इन्वर्टर सिस्टम में आपको बैटरी बैकअप कम मिलता है। अगर आपको इन्वर्टर सिस्टम में आपकी बैटरी आपके एक ख़ास लोड पे 3 घंटे निकाल रही है, उसी लोड पे आप अगर देसी यूपीएस लगाते हैं वो बैटरी 5 घंटे चलेगी। 5 घंटे जब बैटरी चलेगी, बैटरी बैकअप इतना ज़्यादा। अब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हुआ है जो पहले वो गोटकी मेड देसी यूपीएस चला रहे थे, उन्होंने जब से इन्वर्टर सिस्टम लगवाया है वो परेशान हो गए हैं। वो कहते हैं यार ये क्या मुसीबत में पड़ गए हम, तो ना हमारी बैटरियाँ चार्ज हो रही हैं, हमें समझ नहीं आ रही बैटरियाँ चार्ज हो रही हैं तो हमें बैकअप क्यों नहीं मिल रहा, या हमारा इन्वर्टर ख़राब है, या बैटरी ख़राब है, या फिटिंग ख़राब है, या इसकी सेटिंग होने वाली है। ठीक है, ये फॉल्ट्स भी होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो उनको टेंशन होती है वो इस वजह से होती है कि जिनको पहले 5 या 6 घंटे बैकअप मिल रहा था, वो जो देसी यूपीएस था उनका वो 6 वोल्ट तक या 7 वोल्ट तक बैटरी को मैक्सिमम डीपली डिस्चार्ज करता था, इसलिए मैक्सिमम बैकअप मिलता था। लेकिन जो चाइना के यूपीएस हैं या चाइना के नए इन्वर्टर्स आ रहे हैं आजकल, उन सब में इसकी लिमिट जो है 10 वोल्ट तक रखी जाती है। 10 वोल्ट से या 10.2 या 10.3 या 10.5 इस तरह इसकी लिमिट रखी जाती है। इससे ज़्यादा डीपली बैटरी को डिस्चार्ज ये नहीं करते, क्योंकि बैटरी की लाइफ तेज़ी से ख़त्म होती है, बैटरी जल्दी ख़राब होती है। अब और लोग भी हैं जो देसी यूपीएस चला रहे हैं और वो 1.5 साल या 2 साल बैटरी को भी चला जाते हैं, और वो बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं, बड़े ही टेक्निकल लोग होते हैं, वो इस फील्ड के कीड़े होते हैं। वो अपने जो देसी यूपीएस उनके पास होता है वो उसकी सेटिंग वेटिंग खुद करते रहते हैं, अपनी बैटरियों की केयर भी करते हैं, मेंटेनेंस करते रहते हैं और लगे रहते हैं सारा दिन इस चीज़ में, और इस तरह से वो बैकअप ले लेते हैं। हर बंदे का काम नहीं है कि देसी यूपीएस से बैकअप ज़्यादा ले ले। तो इसमें अगर आप देसी यूपीएस लगाते हैं जो कि डीपली डिस्चार्ज करता है बैटरी को, तो फिर आप उसके साथ सिंपल बैटरी लेड एसिड जो होती है वो ना लगाएं। आपने लगानी है डीप साइकिल लेड एसिड बैटरी, डीप साइकिल बैटरी या फिर ट्यूबुलर बैटरी लगाएं। अगर ट्यूबुलर बैटरी लगाते हैं तो किसी अच्छे बंदे से उसकी चार्जिंग सेट करवा लें। सबसे पहले उसमें चार्जिंग वोल्टेज थोड़े से बढ़ा लें, तो वो आपकी जो ट्यूबुलर बैटरी हो ईजिली अच्छे तरीके से चार्ज होगी। तो इसमें ये तो होगी एक बात। तो दूसरी इसमें जो इन्वर्टर सिस्टम में है, अब मैंने आपको एक तो बजट का है उसमें डिसएडवांटेज, दूसरा बैकअप का डिसएडवांटेज है, यानी बैकअप कम मिलता है। तीसरा डिसएडवांटेज इन्वर्टर सिस्टम में ये है कि जब आप इन्वर्टर की फिटिंग करवाते हैं तो आपको एक अच्छा सोलर इंजीनियर या अच्छा एक टेक्नीशियन हायर करना पड़ता है जो कि इसकी अच्छी खासी अमाउंट आपसे चार्ज करता है। यानी कि अगर आप 1.5 किलोवाट का इन्वर्टर भी लगवाएंगे किसी से, वो और कुछ नहीं तो 5,000 मजदूरी तो लाजमी ले लेगा, क्योंकि वो उसको आप खुद फिट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छा खासा नॉलेज चाहिए। उसमें कौन कौन से ब्रेकर्स लगने हैं, कौन कौन सी प्रोटेक्शंस लगानी चाहिए, किस टाइप की आपने वायर्स लगानी है, और फिटिंग किस नौइयत की होनी चाहिए, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स को आपने फॉलो करना है। तो अब जब आप 5,000 उसकी मजदूरी लगाएंगे तो वो आपको कॉस्टली पड़ जाएगा। जबकि आप एक सादा सिस्टम लगाते हैं जिसमें डीसी सिस्टम है या फिर यूपीएस के साथ चार्ज कंट्रोलर लगा के बैटरियाँ चार्ज कर रहे हैं, वो सिंपल सा सिस्टम है, उसमें कोई ख़ास काम नहीं करना पड़ता। एक कंट्रोलर लगा के वो 2 तारें उसमें सोलर की आई और 2 बैटरी को गई, बस जान छुट्टी। वो आप खुद भी कर सकते हैं। और ऑलरेडी जिनके पहले यूपीएस लगे हुए हैं देसी यूपीएस या चाइना के यूपीएस, और वो ऊपर उसको सोलर पे कन्वर्ट करते हैं, वो खुद ही कर लेते हैं, वो चार्ज कंट्रोलर लगा के 1 या 2 प्लेटें लगा के और 7 बैटरी। लेकिन इसके लिए भी कुछ टेक्निकल चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आते हैं हम यूपीएस सिस्टम की तरफ। यूपीएस सिस्टम में जो मेन एडवांटेज है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको बैकअप बेइंतहा मिलेगा। यानी कि अगर 3 घंटे आपको इन्वर्टर पे मिलता है, इस पर आपको 5 से 6 घंटे भी बैटरी बैकअप मिल सकता है। तो इसमें ये तो हो गया इसका एडवांटेज। अगर आपने देसी यूपीएस लगा रखा है तो उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि ये बैटरियों को चूंकि डीपली डिस्चार्ज करता है 6 या 7 वोल्ट तक एंड तक बैटरी को निचोड़ता है, इसलिए ये बैटरी को जल्दी ख़राब करता है। और दूसरी वजह से भी ये बैटरी को जल्दी ख़राब करता है, वो वजह है इसके अंदर जो इसका सर्किट होता है उसके ऊपर वेरिएबल लगे होते हैं। उन वेरिएबल्स को अगर सही तरीके से सेट ना किया जाए तो फिर भी ये ओवर चार्ज कर रहा था, यानी कि बैटरी को 100% से भी ज़्यादा 110 या 120% चार्ज कर रहा होता है। इसको कहते हैं ओवर चार्जिंग। यानी कि बैटरी चार्ज होने के बाद जो कट ऑफ पॉइंट होता है उसको चार्जिंग कट करवाने का, वो सही तरीके से सेट नहीं किया होता, उसको खोला हुआ होता है, तो ज़्यादा देर तक बैटरी चार्ज करता है। तीसरा डिसएडवांटेज है वो भी इसी से रिलेटेड है। जिन्होंने उस वेरिएबल को ज़्यादा खोला होता है वो बैटरी चार्ज करवाने में लगा रहता है, तो फिर क्या होता है मीटर बापडा का चल रहा होता है और बिल ज़्यादा काउंट हो रहा होता है, और महीने बाद जो बिल आपका 3-4 हज़ार आना है वो 5-6 हज़ार बिल आया पड़ा होता है।
वो महीने का 2-3 हज़ार इस तरह से भी आपका ज़ाया हो रहा होता है। और चौथी चीज़ ये है कि जब बैटरी इसमें कमज़ोर हो जाती है तो फिर जो उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं उनको दोबारा एडजस्टमेंट करवानी पड़ती है कारीगर के पास ले जाके। नई बैटरी जब आपने लेनी है तब दोबारा फिर उसकी सेटिंग करवानी पड़ती है। जब नई बैटरी आपने एक दफ़ा लगाई उसके साथ, तब जो आपने सेटिंग उसकी वेरिएबल की रखी हुई है कट ऑफ करवाने वाले की, वो नई बैटरी के हिसाब से होती है। तो जब बैटरी थोड़ी पुरानी हो जाती है तो फिर वो बैकअप नहीं दे रही होती, उस वेरिएबल को थोड़ा सा लोग खुलवा लेते हैं ताकि ये बैटरी चार्जिंग अच्छी हो जाए। बैटरी कमज़ोर होगी या चार्ज नहीं हो रही, थोड़ा सा उसको खोल लेंगे, बैटरी ओवर चार्ज होगी तो फिर बैकअप बढ़ जाएगा। लेकिन 2-4 महीने या 6 महीने चलता रहेगा काम, बड़ा वीआईपी चलेगा, उसके बाद बैटरी डेड हो जाएगी। जब बैटरी डेड हो जाएगी तो वो लोग यहाँ पे एक बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो एक नई बैटरी लेकर उसके साथ लगा देते हैं। जब नई बैटरी लेकर उसके साथ लगाते हैं वो नई बैटरी का बेड़ा गर्क कर देता है ओवर चार्ज कर करके। जब पता तब लगता है जब 1 या 2 महीने के बाद बैटरी का खाना ख़राब हो चुका होता है। तो फिर क्या करते हैं लोग, फिर और बैटरी लेकर लगाते हैं, वो भी ख़राब हो जाती है। जब तक वो किसी टेक्नीशियन के पास नहीं जाता जिसके पास वर्कशॉप होती है, जो वहाँ पर बैठ के उसके साथ वोल्टेज मीटर लगा कर उस वेरिएबल को एडजस्ट करता है, उसकी सेटिंग करता है कट ऑफ की 13.7 या 13.8 समथिंग, या फिर अगर ट्यूबलेस बैटरी है तो फिर 14.7 या 8 पे रखे जाते हैं उसके वोल्टेज, या 15 वोल्टेज पे भी रखने पड़ते हैं। तो फिर उसकी सेटिंग होती है। तो इसमें सेटिंग बार बार करवानी पड़ती है। जब बैटरी पुरानी होती है तब भी करवानी पड़ती है, नई के साथ करवानी पड़ती है। जब नई बैटरी लगानी है तब दोबारा सेटिंग चेंज करवानी पड़ती है। तो ये सबसे बड़ा पंगा है। ये आम आदमी को इन चीज़ों का पता ही नहीं लगता, समझ ही नहीं आती, इसलिए वो बैटरियाँ ख़राब कर करके थक जाता है। वो फिर जाता है इन्वर्टर सिस्टम लगाने की तरफ। जब वो इन्वर्टर सिस्टम लगाने की तरफ जाता है तो वहाँ एक नई दुनिया है, नए मसाइल हैं, नई कहानियाँ, बैकअप नहीं मिलता। वो बेचारा सर पकड़ के बैठ जाता है, यार ये क्या मैंने लगवा लिया। वो जैसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका, वो उधर बंदा लटक जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मेन गलतियाँ यही होती हैं। इसके बाद इसका ये मैंने आपको यूपीएस, देसी यूपीएस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस गिनवा दिए। अब इसके साथ एक चार्ज कंट्रोलर भी लगाना पड़ता है लोगों को। इसमें चार्ज कंट्रोलर लगाना ये भी एक इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज इस तरह से है कि वो जो चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं और साथ 1, 2 या 4 प्लेटें लगा देते हैं बैटरियों को चार्ज करवाने के लिए। और सबसे बड़ा उसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि वो बैटरियों को, वो चार्ज कंट्रोलर भी ख़राब कर रहा होता है, वो बैटरियों को ख़राब कर रहा होता है। एक तो सस्ते चार्ज कंट्रोलर जो हैं वो कट ऑफ नहीं करवाते और लगे रहते हैं, और बाज़ का तो वो ओवर हीट होकर ट्रिप हो जाते हैं, तो बड़ी टेंशन आती है। और जो अच्छा कंट्रोलर होता है वो भी बैटरियों को ख़राब करता है। वो कैसे ख़राब करता है, उसके अंदर जो चार्जिंग वोल्टेज हैं उनकी कोई सेटिंग मौजूद नहीं होती, उसमें कट ऑफ वोल्टेज की सेटिंग होती है। वो अगर सेटिंग की जाए तो बैटरी ख़राब नहीं होती, ठीक है। और उसमें अम्पेयर्स की सेटिंग नहीं होती, अम्पेयर लॉक नहीं कर सकते बैटरी को। जितने पीछे से आपने 4 या 6 प्लेटें उसके साथ छोटी लगा दी हैं, और जितने अम्पेयर आ रहे हैं 30-35, वो सारे 40 अम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही होती है, 35 से 30 से, तो बैटरी जल्दी ख़राब होती है। इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। इसका एडवांटेज सबसे बड़ा क्या है कि ये कंट्रोल आपको 3-4 हज़ार की रेंज में मिल जाता है, और आपको कोई बड़ा कंट्रोलर लेके पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इसमें अब बड़े कंट्रोलर पे आ जाते हैं, जो एमपीपीटी कंट्रोलर है। उसमें जो है डिसएडवांटेज क्या है कि वो बड़ा कंट्रोलर जो है वो आपको कम से कम 25-26 हज़ार का मिलेगा, जो अच्छी क्वालिटी का है, यानी कि 80 एम्पेयर का, वो अच्छी क्वालिटी का है। अगर आपने 1-2 पैनल लगाने हैं या 1-2 बड़े लगाने हैं या 3-4 छोटे पैनल लगाने हैं, तो उसके लिए आप 60 एम्पेयर का पैनल जो कंट्रोलर है वो भी लगा सकते हैं। वो भी तकरीबन 17-18 हज़ार का आता है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसमें 25-26 हज़ार लगाते हैं कंट्रोलर पे, तो आप 50 हज़ार का इन्वर्टर ना ले लें इसमें, उसमें आपको कंट्रोलर बहुत आला क्वालिटी का कंट्रोलर मिलेगा, और साथ प्योर साइन वेव एक इन्वर्टर भी मिलेगा, यानी कि प्योर साइन वेव यूपीएस उसके अंदर है, ठीक है। और प्योर साइन वेव यूपीएस जो बहुत ही महंगी चीज़ समझी जाती थी किसी ज़माने में, आजकल ये आम है, और जितने भी बड़े इन्वर्टर्स हैं इनमें प्योर साइन वेव ही है, जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की हिफाजत करती है। ये वही बिजली होती है जो कि आपकी वापडा की तरफ से आती है, प्योर साइन वेव होती है। इसमें इसकी कोई फ्लक्चुएशन नहीं होती, कोई इसमें इसकी वेव फॉर्म डिफॉर्म नहीं होती, बिल्कुल जेन्युइन वेव फॉर्म होती है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है।
अगर आप कंट्रोलर लेते हैं महंगा कंट्रोलर, तो इसका डिसएडवांटेज यही है कि कल का जब आप सिस्टम को एक्सटेंड करेंगे तो ये आपको सेल आउट करना पड़ेगा हाफ प्राइस में, 10-12 हज़ार या पता नहीं इसमें इतने में भी सेल होगा पुराना या नहीं होगा, तो वो आपकी किस्मत है। इसके बाद आते हैं हम चाइना वाले यूपीएस की तरफ। कुछ लोगों के चाइना वाले यूपीएस लगे होते हैं काले रंग के या ग्रे कलर के, एनएस कंपनी के, रेडियंट कंपनी के, मर्करी कंपनी के, होमेज कंपनी के, बहुत सारी कंपनीज थी जो आज से तकरीबन 15-20 साल पहले वो बना के दे रही थी। तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे वो यूपीएस, उनमें बहुत ही अच्छा सिस्टम था चार्जिंग के लिए। लेकिन ट्यूबलर बैटरीज को वो भी यूपीएस जो है वो चार्ज नहीं करवाते, सिंपल लेड एसिड बैटरी या फिर डीप साइकिल बैटरीज को चार्ज करवाते हैं। तो उनमें सबसे बड़ा जो मसला था वो हम इसकी सेटिंग नहीं कर सकते चार्जिंग की। अगर कोई चार्ज कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो फिर बैटरी आपको चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि आप सेटिंग करके बैटरी को दोबारा से आप एनर्जाइज नहीं कर सकते, बैटरी की ग्रेविटी पूरी नहीं करवा सकते। आपको टैंकर के साथ बैटरी लगवानी पड़ती है उसके साथ ना, हर 6 महीने बाद या 3 महीने बाद टैंकर से एक दफ़ा चार्ज करवा के लगानी पड़ती है। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। लेकिन वो जो चाइना के यूपीएस होते थे प्लास्टिक बॉडी में आते थे, उनमें जो एक बेनिफिट था उसका वो ये था कि वो भी बैटरी को 9-9.5 वोल्ट तक डिस्चार्ज करते थे, इससे नीचे नहीं करते थे। बैटरी की लाइफ कुछ बेहतर होती थी, बहुत अच्छी नहीं होती थी। लेकिन उसमें जो था एक और चीज़ भी थी कि उसका बैकअप कम था। उसको अगर आप सोलर सिस्टम पे शिफ्ट करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। तो इसलिए जो सबसे बेस्ट चीज़ है आपके लिए वो इन्वर्टर सिस्टम है। इन्वर्टर सिस्टम के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगर आप मिनिमम बजट में रहते हुए एक 1500 वाट का यानी 1.5 किलोवाट का कोई भी इन्वर्टर लेकर लगवा लेते हैं और उस इन्वर्टर के साथ आप एक ट्यूबलर बैटरी लगवा लेते हैं और स्टार्टिंग में आप सिर्फ एक सोलर पैनल लगा लेते हैं, तो आपके 3-4 पंखे इजीली चल जाएंगे। ज़्यादा लोड भी जब चला लेंगे कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब लोड हटाएंगे तो वो बैटरी चार्ज ऑटोमेटिकली करने लग जाएगा और आपका वो सिस्टम न्यूट्रल हो जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं होगी। और आपका अगर लोड ज़्यादा है तो अभी आप सोलर पैनल्स पे ज़्यादा पैसे ना लगाएं, तो अगले साल आप उसको अपग्रेड करें, उसमें 1 या 2 पैनल्स बड़े और लगा दें देके। हर साल या 6 महीने बाद आप एक पैनल बढ़ाते जाएं ताकि आप एक बड़े सिस्टम की तरफ मूव कर जाएं। अब हम देखते हैं कि डीसी सिस्टम के एडवांटेजेस क्या होते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डीसी सिस्टम का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आपको एक महंगा इन्वर्टर नहीं परचेज़ करना पड़ता और इन्वर्टर पे आपकी कोई कॉस्ट नहीं आती। आपको जस्ट एक छोटा सा PWM चार्ज कंट्रोलर लगाना पड़ता है जिसके ज़रिए आपने बैटरी चार्ज करनी होती है, और वो कंट्रोलर भी आपको 3-4 हज़ार की रेंज में इजीली अवेलेबल हो जाता है। और इसमें और जो है एडवांटेज वो ये है कि इस पर बैटरी बैकअप बेइंतहा मिलता है, यानी कि सारी रात भी अगर आप इस पर कोई 1-2 पंखे चलाए रखें एक छोटी बैटरी लगा के तो वो चलते रहते हैं। और बड़ी बैटरी लगाएं तो आप 3-4 पंखे भी चला सकते हैं। और इसमें अगर आप सीलिंग फ़ैन चला रहे हैं, डीसी सीलिंग फ़ैन, उससे आपको बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये बैटरी को आखिर दम तक निचोड़ता है, बिल्कुल डिस्चार्ज कर देता है, 6 वोल्ट तक ले जाता है, बैटरी को खाली कर देता है। और जब तक आपका पंखा हल्का हल्का चलता रहता है आप तब तक भी उसको चलाए रखते हैं और बैटरी को यूज़ करना बंद नहीं करते, जिसकी वजह से बैटरी बड़ी जल्दी डेड होती है। इसमें एक और प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है कि दिन के टाइम तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, 8-10 पंखे भी चल रहे होते हैं और आपकी हर चीज़ एक्यूरेसी से चल रही होती है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, हर चीज़ स्पीड से चलती है। लेकिन रात का जब टाइम आता है जब सोलर का करंट नहीं होता उस टाइम बैटरी जो है लो वोल्टेज पे चली जाती है। जैसे ही बैटरी 10-11 वोल्ट पे आती है तो आपके जो पंखे हैं उनकी स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है और जैसे जैसे रात गुजरती जाती है तो पंखे जो ख़ास तौर पे जो सीलिंग फ़ैन होते हैं उनकी स्पीड ना होने के बराबर होती है और उनकी हवा भी नहीं आ रही होती और बड़ी मुश्किल से और बड़ी गर्मी से बड़ी टेंशन में रात गुजारनी पड़ती है। इसकी एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये है कि आपको केबलिंग बड़ी मोटी और हर चीज़ के लिए अलग अलग केबल डालनी पड़ती है। अगर आपका दूसरा सिस्टम जो है 6 mm की पतली केबल से चल जाता है तो इसमें आपको अगर 6 mm डालनी है तो हर चीज़ के लिए अलग अलग डालनी पड़ेगी। अगर आपने एक ही केबल डालनी है उसके ऊपर सारा लोड चलाना है तो फिर आपका कुछ भी नहीं चलेगा, हर चीज़ की स्पीड स्लो हो जाती है, पंखे भी लाइटें भी। और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है छत वाले सीलिंग फ़ैन की आती है, उसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। जब आप 1 से 2 पंखे या 3 पंखे एक ही केबल के ऊपर चला लेते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसका सलूशन ये है कि इनकी केबल अलग अलग डालें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं एक ही केबल डाली जाए तो फिर ऐसे करें, जो बैटरी की तरफ से मेन केबल आती है वो आप एक मोटी केबल लेकर
12 mm या 16 mm की केबल लेकर लगा दें। उसके आगे जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन की केबल्स लगानी है वो आप 10 mm या 8 mm की केबल्स लगाएं। और जितनी ज़्यादा इसमें आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, जितनी लेंथ बढ़ाते जाएंगे केबल की, उतनी ही आपको केबल डबल मोटी करनी पड़ेगी, उतनी ही इसकी मोटाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ 12 वोल्ट होते हैं। 12 वोल्ट जब ज़्यादा हम 12 फुट या 24-25 फुट दूर लेके जाते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होते होते 2-3 वोल्टेज वैसे ड्रॉप हो जाते हैं, जो कि बैटरी 12 वोल्ट की होती है, आगे वो 7, 8 या 9 वोल्ट पहुँचते हैं या 10 वोल्ट पहुँचते हैं। उस वजह से वोल्टेज ड्रॉप 1-2 वोल्ट भी ड्रॉप हो जाएं तो पंखे की स्पीड काफ़ी हद तक स्लो हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस सिस्टम में है। इसके साथ केबलिंग अगर आपने करनी है तो आपको पता है केबल्स के क्या रेट्स हैं, क्या प्राइसेस चल रही हैं, बहुत ही महंगी केबल्स हैं आजकल। तो इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो केबलिंग का है। और इस डीसी सिस्टम की जो चार्जिंग है वो भी बड़ी हल्की किस्म की चार्जिंग होती है, यानी कि या तो ओवर चार्ज होकर बैटरियाँ ख़राब हो जाती हैं या फिर बैटरी चार्जिंग सही तरीके से हो नहीं रही होती। इसमें भी आप छोटा कंट्रोलर जो यूज़ करते हैं वो भी बैटरी को सही तरीके से चार्ज नहीं करता या फिर ख़राब भी करता है बैटरी को, और इसमें ज़्यादा एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही होती है। ये बड़े बड़े मसाइल हैं जो इस सिस्टम में देखने को मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी की लाइफ ज़्यादा हो तो फिर आपको सिंपल लेड एसिड बैटरी लगाने के बजाय आपको डीप साइकिल लेड एसिड बैटरी यूज़ करनी चाहिए, या फिर आप ट्यूबुलर बैटरी की तरफ जाएं कि आपको बैटरी लाइफ मैक्सिमम मिल सके। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जिन लोगों ने 1.5 किलोवाट के सिस्टम लगा रखे हैं तो उन्होंने अगर अपग्रेड करना है अपने सिस्टम को और कम बजट में रहते हुए करना है, एक अच्छे सिस्टम की तरफ जाना है, तो फिर उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।